हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम सममिति यानी कि सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जननिक स्तर यानी कि जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और सीलोम यानी कि देह गुहा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले सममिति की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है कि प्लांट और एनिमल यानी कि जीवों के शरीर के विभिन्न भागों की पुनरावृत्ति सममिति कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। यानी कि जो बॉडी के अंदर विभिन्न पार्ट किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति कहाँ होती है, किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं सममिति यानी कि सिमेट्री। या ज्यामितिक योजना अनुसार जीवों के शरीर के विभिन्न भागों की व्यवस्था, किस प्रकार से जीवों के शरीर बॉडी के अंदर व्यवस्थित है, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, सिमेट्री। यानी कि एक लाइन में जीवों के शरीर के विभिन्न भागों की शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था सिमेट्री कहलाती है। सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, असम्मित यानी कि एसिमेट्रिकल एनिमल्स और सम्मित जंतु यानी कि सिमेट्रिकल एनिमल्स, और असम्मित मतलब एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ए माने क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि इनमें सिमेट्री एब्सेंट होगी। यानी कि ये एनिमल्स ऐसे होंगे कि इन जंतुओं का शरीर किसी भी तल प्लेन से काटने पर दो समान अर्धभागों, जिन्हें हम हाल्व्स बोलते हैं, उनमें विभाजित नहीं होता या उनमें दो समान अर्धभागों में काटा नहीं जा सकता। दैट इज, इनमें सिमेट्री अनुपस्थित होती है। जो अरीय सिमेट्री है यानी कि जो सममित जंतु है, तो इनमें जो एग्जाम्पल है वो अधिकांश स्पंज और वयस्क स्नेल होता है। लेकिन सम्मित जंतु यानी कि जो सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, इनमें सिमेट्री उपस्थित होती है और इन जंतुओं के शरीर को एक से अथवा एक से अधिक तल से काटने पर, प्लेन से काटने पर, वो दो अर्धभागों यानी कि सिमिलर हाल्स में या मिरर इमेजेस में विभाजित हो जाता है या कट जाता है। अर्थात इनमें सिमेट्री उपस्थित होती है, जैसे निडेरिया से लेके कॉर्डेटा तक। बेसिकली दो प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है जंतुओं में, एक अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री और एक द्विपार्श्व सममिति यानी कि बायलैटरल सिमेट्री। अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि जंतु के शरीर को एक प्रमुख अक्ष से गुजरते हुए दो से अधिक, कितने, दो से अधिक प्लेन से काटने पर वो दो बराबर भागों में या दो समान अर्धभागों में विभाजित हो जाता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी हम बॉडी को ऐसे काट लें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, तो किसी भी दो इससे ज़्यादा प्लेन से काटने पर उसकी बॉडी दो बराबर भागों में कट जाती है। अगर दो समान भागों में, दो अर्ध भागों में विभाजित हो जाती है, हाल्स में काटी जा सकती है, तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं, हम अरीय सममिति बोलते हैं, यानी कि रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री उन जंतुओं में पाई जाती है जिनकी बॉडी के अंदर दो जो सरफेसेस होती हैं, उनको हम दो सरफेस में या तलों में विभाजित करते हैं। एक होता है ओरल, यानी कि मुखीय तल, और दूसरा होता है एबोरल। जिस अब हमारा बॉडी ऑर्गेनिज्म की इस सतह पर, फॉर एग्जांपल मुख है, माउथ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओरल सरफेस बोलेंगे। लेकिन जो इसके नीचे वाली सतह होगी, जहां नॉर्मली एनस होता है, उसे बोलते हैं हम अपमुखीय। अपमुखीय तल। तो एरियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री उन जीवों में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, जिसमें बॉडी जो होती है दो तलों में विभाजित होती है। जिस तरफ माउथ होता है उसे मुखी तल यानी कि ओरल सरफेस बोलते हैं, और जिस तरफ माउथ के सामने वाली अपोजिट सरफेस जो होती है उसे हम बोलते हैं एबोरल यानी कि अपमुखीय तल। दूसरी है जो द्विपार्श्व सममित है, यानी कि द्विपार्श्व सममिति है, बायलैटरल सिमेट्री। इसमें जंतु के शरीर को लंब अक्ष से काटने पर
केवल एक प्लेन से, दैट इज एक प्लेन से काटने पर वो उसकी बॉडी दो समान भागों में बढ़ जाती है, जो दायां और बायां होता है, राइट और लेफ्ट पार्ट्स बोलते हैं। तो दो समान अर्ध भागों में वो विभाजित हो जाती है, कट जाती है। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें एक ही प्लेन से काटने पर वो दो बराबर भागों में बंटती है तो क्या कहलाती है? द्विपार्श्व सममिति। और जब दो से ज़्यादा प्लेन से काटने पर वो दो समान भागों में बढ़ जाती है बॉडी, तब हम उसे क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जाम्पल है निडेरिया, टीनोफोरा और वयस्क एकांडरमेटा। इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथी से लेकर कॉर्डेटा तक, वयस्क एकांडरमेटा को छोड़कर। क्योंकि वयस्क एकांडरमेटा में ड्यूल सिमेट्री यानी कि दोहरी सिमेट्री यानी कि दोहरी सममिति पाई जाती है, उसके जो लार्वा होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। जबकि जो उसके एडल्ट होते हैं वो अरीय यानी कि रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। अब जो रेडियल सिमेट्री है वो एक प्रिमिटिव करैक्टर है, आदिम लक्षण है। अर्थात ये प्रिमिटिव जीवों में पाया जाता है, ये पहले बने होंगे जीव, उनके अंदर ये करैक्टर्स पाए जाते हैं। तो आदिम करैक्टर है, जबकि जो द्विपार्श्व सममिति है वो एक विकसित लक्षण है। अर्थात ये विकसित जीवों में पाया जाता है, अर्थात ऐसे जीवों में पाया जाता है जो बाद में बने होंगे अरीय सम्मिति युक्त जंतुओं से। ये जो रेडियल सिमेट्री होती है यानी कि जो अरीय सम्मिति है, ये स्थिर, अचल या बहुत स्लोली मूव करने वाले, स्विमिंग करने वाले जंतुओं में पाई जाती है। यानी कि जो अचल होते हैं, एक ही जगह फिक्स होते हैं, उनमें पाई जाती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति अवेयर होता है, उसके चारों तरफ से वो सूचनाओं को ग्रहण करता है और वहीं से उन चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से वो भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है। तो अरीय सम्मिति प्रिमिटिव करैक्टर है यानी कि आदिम करैक्टर है, और जंतु को फ़ायदा क्या करता है कि उसके चारों तरफ से वो सूचनाओं को ग्रहण करता है और उसके चारों तरफ जो होता है भोजन को ग्रहण करता है। जबकि जो द्विपार्श्व सम्मिति जो लक्षण है वो एडवांस्ड फीचर है, विकसित लक्षण है, ये विकसित जीवों में पाया जाता है। अब हम जंतुओं के भ्रूणीय विकास के दौरान बनने वाली जर्म लेयर्स यानी कि जनन स्तर के बारे में पढ़ेंगे। जनन स्तर यानी कि जर्म लेयर्स जो प्रत्येक जंतु के भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो जनन स्तर यानी जर्म लेयर्स जो बनती हैं, उनकी जो मतलब क्या है, उनका डेफिनेशन से मतलब क्या है कि जो भ्रूणीय विकास के दौरान, विशेष रूप से गैस्ट्रुलेशन के दौरान, सेल्स के वो समूह जो एक इकाई की तरह काम करते हैं, यूनिट की तरह काम करते हैं, अर्थात एक साथ काम करते हैं, हम उनको जर्म लेयर्स कहते हैं। तो यानी कि जर्म लेयर्स यानी कि जनन स्तर किसी भी जंतु के भ्रूणीय विकास के दौरान सेल्स का वो समूह होता है जो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, इकाई की तरह काम करता है और आगे जाकर विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? जनन स्तर यानी कि जर्म लेयर्स कहलाता है। जंतुओं में बेसिकली 3 प्रकार के जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। एक्टोडर्म यानी कि बाह्य जनन स्तर, मीजोडर्म यानी कि मध्य जनन स्तर और एंडोडर्म यानी कि अंतः जनन स्तर। जनन स्तर के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं, द्विकोरकी जंतु यानी कि डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, त्रिकोरकी जंतु यानी कि ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। अब नाम से पता चल रहा है द्वि माने 2, अर्थात इनके भ्रूणीय विकास के दौरान केवल 2 ही जनन स्तर बनते हैं, बाहरी एक्टोडर्म और अंदर वाले एंडोडर्म। अर्थात इनकी संपूर्ण बॉडी का निर्माण इन 2 लेयर्स एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म से होता है। तो ऐसे जंतु जिनके भ्रूणीय विकास के दौरान केवल 2 ही जनन स्तर, दैट इज एक्टोडर्म, बाहरी एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म का ही निर्माण होता है, मीजोडर्म का निर्माण नहीं होता है, ऐसे जंतु कहलाते हैं द्विकोरकी जंतु यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं बेसिकली 2 होते हैं, पोरीफेरा और निडेरिया के सदस्य। द्विकोरकी जंतु यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय विकास के दौरान जो पूरी बॉडी के वेरियस पार्ट्स, विभिन्न पार्ट्स बनाने के लिए, भाग बनाने के लिए 3 जन्म स्तर
यानी कि 3 जर्म लेयर्स, दैट इज बाहरी एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों का निर्माण होता है। त्रिकोरकी जंतु यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक के सदस्य होते हैं, अर्थात प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, इकायोडर्मेटा और फिर कॉर्डेटा के सभी सदस्यों में 3 जर्म लेयर्स बनती है, अर्थात ये जंतु क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाएंगे, यानी कि त्रिकोरकी जंतु कहलाएंगे। जबकि पॉरीफेरा और निडेरिया में केवल 2 ही लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए इनको द्विकोरकी जंतु यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। अब हम सीलोम यानी कि देह गुहा के बारे में पढ़ेंगे। देह गुहा द्रव से भरी फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी कि गुहा है जो देह भित्ति तथा आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के बीच में उपस्थित होती है। यानी कि अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलोम। यानी कि देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य द्रव से भरी गुहा सीलोम यानी कि देह गुहा कहलाती है। एक वास्तविक देह गुहा का निर्माण मीजोडर्म से होता है, अर्थात मध्य जनन स्तर से होता है। एक आभासी यानी कि फॉल्स यानी कि कूट गुहा का निर्माण, सूडियोसीलोम का निर्माण ब्लास्टोसील से होता है। और जो जंतु जिनमें सीलोम अनुपस्थित होती है वो एसीलोमेट कहलाते हैं। जिनमें फॉल सीलोम होती है उन्हें हम सूडियोसीलोमेट यानी कि कूट गुह्य जंतु कहलाते हैं, गुहिक जंतु कहलाते हैं। और जिसमें वास्तविक देह गुहा पाई थी उनमें सीलोमेट या यूसीलोमेट एनिमल यानी कि देह गुहिक जंतु कहलाते हैं। तो जो एक वास्तविक सीलोम होती है वो मीजोडर्म से ही बनती है और मीजोडर्म से ही अस्तारित रहती है यानी कि लाइंड रहती है। जो सीलोम होती है यानी कि देह गुहा और आहार नाल के मध्य जो स्थान होता है उसमें या सीलोम में विभिन्न प्रकार के आंतरिक कोमल अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। सीलोम का कार्य क्या है? सीलोम एंकोरेज यानी कि सहारा देती है, उनको पकड़ के रखती है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है उन ऑर्गन्स को, और शॉक से, झटकों से उनकी सुरक्षा देती है। विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए स्थान देती है और प्रॉपर इन्वायरमेंट यानी कि सूटेबल इन्वायरमेंट, उपयुक्त इन्वायरमेंट देती है ऑर्गन्स को काम करने के लिए। 3 प्रकार के जंतु होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। पहला है ए देह गुह्य जंतु यानी कि एसीलोमेट एनिमल्स, दूसरा है कूट गुह्य जंतु यानी कि सूडियोसीलोमेट एनिमल्स, और तीसरा है देह गुहिक जंतु यानी कि सीलोमेट एनिमल्स और यूसीलोमेट एनिमल्स। और ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्ण गुहिक यानी कि शाइजोसिलिक जंतु और आंत्रगुहिक यानी कि एंट्रोसिलोइक जंतु। सबसे पहले एसीलोमेट एनिमल्स यानी कि ए देह गुह्य जंतु, नाम से पता चल रहा है कि ए माने क्या होता है, एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित। क्या अनुपस्थित है? आगे वर्ड क्या है? सीलोम, अर्थात, और एटा का मतलब होता है बियरिंग, मतलब रखने वाले। अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम अनुपस्थित होती है क्या कहलाते हैं? एसीलोमेट एनिमल्स कहलाते हैं, अर्थात देह गुह्य जंतु कहलाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं। लेकिन पॉरीफेरा के अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के द्वारा उसकी बॉडी का निर्माण हो रहा होता है तो उसकी बॉडी के निर्माण के समय उसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी, एक गुहा बनती है, क्योंकि उसका जो प्लेन है वो है केवल ट्यूब प्लेन है, उसके अंदर एक ट्यूब होती है, एक गुहा होती है। तो उस गुहा के जो पार्ट होता है उस गुहा को हम बोलते क्या है? स्पंजोसील बोलते हैं, यानी कि स्पंज गुहा बोलते हैं। और इसी स्पंज गुहा में उसके सारे काम होते हैं। उसकी सेल्स वहीं से भोजन लेती हैं, वहीं से एक्सक्रीशन होता है, उसी जगह बॉडी से बाहर निकाली जाती है CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट।
निडेरिया में भी एक गुहा बनती है जिसे वहां पर सीलेंट्रोन बोलते हैं। जो तीसरा एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं, अब प्लेटीहेल्मिन्थीज में बाह्य एक्टोडर्मल एपिडर्मिस और आंतरिक एंडोडर्मल के जो पाचन तंत्र है उसके मध्य का जो भाग होता है, जिसे जो जो हायर एनिमल्स में सिलोम कहला रहा है, तो उस भाग के अंदर जो स्पंजी मास के रूप में मीजोडर्म भरा रहता है, अर्थात उस स्थान को, जो खाली स्थान बनता है एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर और एंडोडर्मल पाचन तंत्र के बीच में जो खाली स्थान बनता है, उसको भरने के लिए जो मीजोडर्म का स्पंजी मास प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं। अर्थात अब जो डेवलपमेंट है, विकास है, यहां दिखाई देता है, जैव विकास दिखाई देता है कि अब से पहले जो एनिमल्स थे, यानी कि पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनमें एसिलोमेट होने पर भी इनमें जो है मीजोडर्म उपस्थित नहीं, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे पॉरीफेरा, निडेरिया। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोर की जंतु बने, जिनमें 3 जनन स्तर बनते हैं। लेकिन इसमें जो मीजोडर्म बना है अभी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, केवल मीजोडर्म बन तो गया है लेकिन उसने सीलोम का फॉर्मेशन नहीं किया है। जो स्थान जहां पर सीलोम बनती है हायर एनिमल्स में, उस स्थान पर मीजोडर्म बनी तो है, लेकिन वो किसके रूप में बनी है, स्पंजी मास के रूप में बनी है, और वो स्पंजी मास दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको भर देता है, उस खाली स्थान को भरता है, और उस खाली स्थान में जो स्पंजी मास भरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं। इसके बाद सूडोसीलोमेट एनिमल्स, एक ऐसे जंतु जिनमें सूडोसीलोम यानी कि कूट गुहा उपस्थित होती है, क्या कहलाता है, सूडोसीलोमेट यानी कि कूट गुहिक जंतु कहलाते हैं। एक सूडोसीलोम यानी कूट गुहा का जो निर्माण होता है वो ब्लास्टोसील से होता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, और मेल गैमेट को हम बोलते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और इसको बोलते हैं हम ओवम यानी कि अंडाणु। दोनों के फ्यूजन से एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं युग्मनज यानी कि जायगोट। अब जायगोट में स्पेशल माइटोसिस डिवीजन होने लगते हैं, जिससे जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनती चली जाती हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते जाते हैं, और बाद में ये सेल्स एक सॉलिड बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं मोरूला। अब मोरूला के अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है जो फ्लूइड से भरी होती है, और इस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसील। हायर एनिमल्स में यानी कि जो देहगुहिक जंतु हैं उनमें ये ब्लास्टोसील अब डिसअपेयर हो जाती है, और इसके स्थान पर एक दूसरी कैविटी डेवलप होती है जिसका नाम होता है आर कैंटिरॉन, अधात्र। और आगे जाकर आर्केंटिरॉन फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल बनाती है, और इस अवस्था में जब ब्लास्टुला बनता है तब इसे हम बोलते हैं, ब्लास्टोसील बनती है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला, और जब ये आर्केंटिरॉन डेवलप होता है तब इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। इसी के साथ साथ यहां पर 3 लेयर्स भी डेवलप होती हैं, तो बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, 3 लेयर्स बनती है, और इन 3 लेयर से बॉडी के वेरियस पार्ट्स बनते हैं और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब नॉर्मल में जो हायर एनिमल्स हैं उनमें ये ब्लास्टोसील डिसअपेयर हो जाती है और इसके स्थान पर नई कैविटी आर्केंटिरॉन बन जाती है। लेकिन इन एनिमल्स में ब्लास्टोसील पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाती, लुप्त नहीं हो पाती है,
और जो उसका शेष भाग है यानी कि रेमिनेंट होता है, शेष भाग जो बचता है ब्लास्टोसील का, वो एक गुहा का निर्माण करता है और उस गुहा को हम क्या बोलते हैं, कूट गुहा यानी कि सूडियोसिलोम। तो सूडियोसिलोम का मतलब एक ऐसी गुहा, एक ऐसी कैविटी जो ब्लास्टोसील से बनती है, न कि मीजोडर्म से। एक ट्रूसिलोम वो कैविटी होती है जो मीजोडर्म से डेवलप होती है, जबकि एक ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म से डेवलप नहीं होती बल्कि किससे डेवलप होती है, विकसित होती है, ब्लास्टोसील से, वो क्या कहलाती है, कूट गुहा यानी कि सूडियोसिलोम। तो सूडियोसिलोम वो कैविटी जो ब्लास्टोसील से बनती है, विकसित होती है, क्या कहलाती है, कूट गुहा यानी कि सूडियोसिलोम कहलाती है। और जिन जंतुओं में सूडियोसिलोम उपस्थित होती है हम उसे क्या बोलते हैं, सूडियोसिलोमेट्स एनिमल कहते हैं। निमेटोडा यानी कि एस्केलमंथीज का एक ग्रुप होता है, तो निमेटोडा में, एस्केलमंथीज में जो सिलोम पाई जाती है वो सूडियोसिलोम पाई जाती है, अर्थात निमेटोडा जो मेंबर्स होते हैं, निमेटोडा के मेंबर्स वो क्या कहलाएंगे, सूडियोसिलोमेट्स एनिमल्स कहलाएंगे यानी कि कूट गुहीय जंतु कहलाएंगे। अब तीसरी है देह गुहीय जंतु यानी कि सीलोमेट एनिमल्स, इन्हें यूसिलोमेट भी बोलते हैं। तो यूसिलोमेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है। यू माने क्या होता है, ट्रू होता है। यू मीन्स क्या होता है, ट्रू यानी कि वास्तविक, और सीलोम और एटा मतलब बीरिंग, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक सीलोम पाई जाती है क्या कहलाते हैं, यूसिलोमेट या खाली सीलोमेट एनिमल्स कहलाते हैं, यानी कि देह गुहीय एनिमल्स कहलाते हैं, जंतु कहलाते हैं। लेकिन यूसिलोमेट एनिमल्स में जो सीलोम पाई जा रही है, देह गुहा पाई जा रही है, वो होती क्या है, वास्तविक सीलोम क्या होती है, एक ऐसी कैविटी, एक ऐसी गुहा, एक ऐसा स्पेस जो मीजोडर्म से डेवलप होता है और मीजोडर्म से ही लाइंड रहता है, अस्तारित रहता है। उसकी जो इंटरनल कवरिंग होती है वो भी मीजोडर्म से डेवलप होती है, वो क्या कहलाती है, यूसिलोम कहलाती है, ट्रूसिलोम कहलाती है। और जिन जंतुओं में ट्रूसिलोम पाई जाती है हम उन्हें क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट एनिमल्स या सीलोमेट एनिमल्स यानी कि देह गुहीय जंतु कहलाते हैं। तो देह गुहीय जंतु कौन से, जिनमें ट्रूसिलोम है, ट्रूसिलोम कौन सी है, जो मीजोडर्म से ही बन रही है, मीजोडर्म से ही अस्तारित होती है, अर्थात मीजोडर्म से ही लाइंड रहती है। अब जो ट्रूसिलोम है उसके बनने का जो तरीका है वो दो तरीके से होता है। अब जो पहली है वो है दीढ़ गुहिक यानी कि शाइजोसिलोम, और दूसरी है आंत्रगुहिक यानी कि एंट्रोसिलोम, जो दोनों ही मीजोडर्म से बनी, क्योंकि ट्रूसिलोम है। लेकिन दोनों के बनने का तरीका अंतर क्या है कि इसमें जो मीजोडर्म की जो दो परतें हैं, दो लेयर्स हैं, उनमें स्प्लिटिंग होगी, यानी कि स्प्लिटिंग का मतलब टूटना, विपाटन बोलते हैं। और इसके अंदर जो आर्केंटिरॉन से दो कोष्ठक यानी कि पाउचेस निकलते हैं वो वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करके अब वो दोनों मिल जाएंगे और संयुक्त हो जाएंगे। यानी कि जैसे इसमें होगा क्या, ये बाहर वाली बॉडी वाल हो गई, अब माना ये आर्केंटिरॉन है, तो आर्केंटिरॉन से पाउच निकलेगा इधर को भी, एक पाउच इधर को निकला लेटरल साइड में, एक पाउच इधर को निकला। अभी आगे जाकर वृद्धि करेंगे, ये वृद्धि करके इधर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और ये आगे जाकर फ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आर्केंटिरॉन से दो कोष्ठक या पाउच या आउटग्रोथ्स बाहर निकलती हैं और वो आगे जाकर फ्यूज हो जाती हैं, उनका संलयन हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है। तो ऐसी जो सीलोम बनती है हम उन्हें क्या बोलते हैं, एंट्रोसिलोम बोलते हैं। लेकिन अगर मीजोडर्म का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो कि ये बाहरी बॉडी वाल हो गई और ये सॉलिड मीजोडर्म है, और अब ये मीजोडर्म स्प्लिट हो जाए, अर्थात स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि वो
टूट जाए, स्प्लिटिंग हो जाए, तो स्प्लिट होने से क्या होगा, अगर माने ये सॉलिड ऐसी थी पूरी, तो अब ये क्या होगा, बीच बीच में स्प्लिट हो जाएगी। और स्प्लिट होने के बाद, यानी कि विपाटन होने के बाद, अब जो ये पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, टूटे हुए पार्ट्स, और फ्यूज होने के बाद अब ये नई सिलोम बनाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, शाइजोसिलोम। यानी कि सीधी बात है, दो बातें याद रखनी है कि जो सिलोम, मीजोडर्म के जो दो परतें होती हैं, उनके स्प्लिटिंग से, विपाटन से बनेगी वो शाइजोसिलोम, और जो आर्केंटिरॉन से पार्श्व दिशा में निकलने वाले दो कोष्ठकों यानी कि पाउचेस से की वृद्धि से और उनके संयुग्मन से यानी कि फ्यूज होने से बनती है, वो क्या कहलाती है, एंट्रोसिलोम। और ऐसे जंतु जिनमें शाइजोसिलोम पाई जाती है वो शाइजोसिलोमिक यानी कि दीर्घगुहिक जंतु कहलाते हैं, जबकि जिनमें एंट्रोसिलोम पाई जाती है वो आंत्रगुहिक यानी कि एंट्रोसिलिक जंतु कहलाते हैं। दीर्घगुणिक या शाइजोसिलोमिक जंतु के एग्जाम्पल है एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, और इसके एग्जाम्पल है इकायोडर्मेटा तथा कॉर्डेटा। इसके साथ साथ हमें दो बातें और समझ में आनी चाहिए कि दो टर्म्स और हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट्स और प्रोटोस्टोमेट्स। ड्यूटेरोस्टोमेट्स और प्रोटोस्टोमेट्स। स्टोमा वर्ड जो होता है वो लगाते हैं माउथ के लिए, मुख के लिए। प्रो माने क्या होता है, प्रिमिटिव। एट्स माने होता है बियरिंग, यानी कि जिन जंतुओं में आर्केंटिरॉन का जो एक, अब जो यहां पर आर्केंटिरॉन हमें दिखाई दे रही है, इस आर्केंटिरॉन में एक बाहर की तरफ पोर दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। अब जो ये आर्केंटिरॉन यहां पर दिखाई दे रही है वो ऐसे, ये आर्केंटिरॉन इस टाइप से है, तो जो आर्केंटिरॉन का ये वाला पाउच है, ये जो पोर है वो क्या कहता, ब्लास्टोपोर कहलाता है। लेकिन बाद में यहां पर भी एक पोर डेवलप हो जाएगा जो बाद में एनस में या माउथ में डेवलप होगा। अब क्योंकि दो ट्यूब होती है, एक ट्यूब में दो पोर होते हैं, एक माउथ होता है ऊपर की तरफ इंजेक्शन के लिए और एक एनस होता है डेवलप एनिमल में। तो जिन एनिमल्स में, प्रो माने फर्स्ट, जिनमें माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर से या ब्लास्टोपोर के निकट होता है वो प्रोटोस्टोमेट्स कहलाते हैं, जबकि जिन जंतुओं में ब्लास्टोपोर एनस का निर्माण करता है उन्हें हम ड्यूटेरोस्टोमेट्स कहलाते हैं। तो जो जंतु जिनमें प्रोटोस्टोमेट्स क्या हो जाएंगे, मुख, जो ब्लास्टोपोर, अब इसमें क्या होगा कि ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, इसके डिपेंड, ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बन रहा है या माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर के निकट हो रहा है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमेट्स। और जब ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, एनस यानी कि मलद्वार बनाएगा, या एनस का निर्माण ब्लास्टोपोर के निकट होता है, उन्हें, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट्स। तो जब ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा या माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर के निकट होगा तो ऐसे जंतुओं को क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमेट्स। और जब जिन जंतुओं में ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा या एनस का निर्माण ब्लास्टोपोर के निकट होता है तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट्स कहते हैं। और प्रोटोस्टोमेट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, और ड्यूटेरोस्टोमेट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है इकायोडर्मेटा तथा कॉर्डेटा। यानी कि जो शाइजोसिलोमेट्स होते हैं वो प्रोटोस्टोमेट्स भी होते हैं और जो एंट्रोसिलोमेट्स होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोमेट्स भी होते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोमेट्स जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा या एनस का निर्माण ब्लास्टोपोर के निकट होगा, प्रोटोस्टोमेट्स जिनमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा या माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर के निकट होगा। प्रोटोस्टोमेट्स के एग्जाम्पल एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का,
और ड्यूटेरोस्टोमेट्स के एग्जाम्पल इकायोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इसका मतलब जो साइटोसिलोमेट्स होते हैं वो प्रोटोस्टोमेट्स भी होते हैं और जो एंटोसिलोमेट्स होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोमेट्स भी होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।